विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन। कुल शब्द 1407। प्रतिलेखन संख्या 37। गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, हमें पूरी आशा है कि मंत्री जी इस दिशा में कारगर कदम उठाकर हमारी संचार व्यवस्था को ठीक करेंगे। आपने अपने भाषण में तथा कुछ अन्य मेंबरों ने अपने भाषणों में कहा है कि धारा बहुत ही अलोकतंत्रीय थी। आज 20वीं शताब्दी में लोग हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान विज्ञान और शिक्षा को अधिक महत्ता दी जा रही है, लेकिन हम इसको अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। जैसे कुछ राजनीति के विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा है, आज संसद सदस्यों के लिए किसी शैक्षणिक अर्हता का उल्लेख नहीं है। यह ठीक है, लेकिन प्रश्न यह है कि जब 1971 में दिल्ली गुरुद्वारा विधेयक पास हुआ था, उस समय भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी। अतः उस समय यह प्रावधान किया गया था, तो 1976 में भी जैसा वित्त मंत्री जी ने पहले बतलाया है वह किया जाना चाहिए। यहाँ सदन की जो बात है वह मैं बतला रहा हूँ, इसलिए वे गृह मंत्री हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था कि 1976 में भी यहाँ पर इन्हीं की सरकार थी। यदि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कोई रिजोल्यूशन पास किया था तो उसको उसी समय मान लेना चाहिए था और कानून बनाकर देना चाहिए था। इतने दिनों तक यह पड़ा रहा, इसके पीछे क्या राज है? जो रिजोल्यूशन आपने कोट किया, मैं उसको फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस रिजोल्यूशन में यह भी कहीं नहीं लिखा है कि यह धारा 16 के लिए ही है या किसी धारा के लिए है। ऐसा रिजोल्यूशन में कहीं नहीं है। इससे जाहिर होता है कि दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंध समिति का ऐसा कोई विशेष आग्रह था कि उस धारा को हटाया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय गृह मंत्री जी से सरदार अकाली दल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिला था। दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के जो 6 सदस्य थे, सब लोगों ने भेंट करके बताया कि यह अलोकतांत्रिक होगा और नेहरू तारा सिंह पैक्ट को नज़रअंदाज करके होगा। मेरा कहना यह भी है कि बढ़ते हुए युग के अनुसार शिक्षा दीक्षा को अधिक मान्यता देने के दृष्टिकोण से भी इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी भी अवहेलना की गई है। इस तरह से हमको दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लोगों ने बताया है और इस प्रकार का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसका इन सदस्यों ने विरोध भी किया था। जहां तक मुझे सूचना मिली है, प्रबंधक समिति के एक सदस्य को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का लालच दिया गया, जिसको उन्होंने मना कर दिया। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री के यहाँ एक सदस्य को बंद कर दिया गया था चुनाव के दिन, जिसकी वजह से वे गैर हाजिर रहे। दूसरे, सरोजिनी नगर में जो एक हेडमास्टर हैं, उन पर उपराज्यपाल ने दबाव डाला कि अगर ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मतदान की छूट नहीं दी गई, जो ठीक नहीं। पैरा सभापति महोदय, सन 1980-81 के लिए माननीय वाणिज्य मंत्री ने जो अनुदान की मांगे सदन के सामने स्वीकृति के लिए रखी है, मैं उनका समर्थन करते हुए कुछ समस्या आपके द्वारा सदन के सामने रखने की कोशिश करता हूं। सन 1980-81 के इस मंत्रालय के कार्यकलापों की जो समीक्षा की गई है, उससे पता चलता है कि निर्यात में जो वृद्धि हुई है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी आयात में हुई है। सभापति महोदय, इस माननीय सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य श्री गाडगिल साहब ने सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति का भाषण जो पुस्तिका के रूप में है उसको मैंने पढ़ा है और विरोधी पक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों के भाषणों को भी मैंने सुना है।
और उनको सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी वस्तु का दिशा निर्देश नहीं छूटा हुआ है जिसका उन्होंने संकेत न किया हो। पैरा मान्यवर माननीय बाबूजी की मैं बड़ी कद्र करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक मैंने उनके भाषणों को सुना और आज भी मैं उनके भाषण को सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में 2-3 मुद्दों पर यहाँ प्रकाश डाला। मुद्रास्फीति के प्रति, चरित्र बल और लोकतंत्र के प्रति उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति आज चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। आज लोकतंत्र जो है वह खतरे में है। आज यहाँ पर चरित्र बल की कमी है। मैं माननीय बाबूजी से पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ मौजूद नहीं है कि सन 1935 से कांग्रेस की गद्दी पर बैठे रहे और अब माननीय श्री जगजीवन राम आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और पिछड़े तथा कमज़ोर वर्गों की बात सदन में करना चाहते हैं। वे 2-3 साल तक जनता पार्टी की सरकार में रहे और अब कहते हैं कि पुलिस जो है वह उच्छृंखल हो गई है। आज पुलिस के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस जमाने में जो चुना हुआ विधायक या संसद सदस्य था उसकी टोपियां उतार ली जाती थी और वह बिहार, जिस बिहार में आग लगी हुई थी, उस वक्त हमारे माननीय लोकनायक जयप्रकाश जी ने यह नारा लगाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जितने सदस्य बोले थे उनका संक्षेप में जवाब दे दिया था। मैंने और विशेष कुछ नहीं कहना है। इस तरफ से 2-3 सदस्य बोले थे जिनको गुरुद्वारों की मर्यादा और गुरुद्वारों की परंपरा के संबंध में जानकारी भी है। कुछ बातें उन्होंने कह दी थी। मैं चाहता हूं कि जो वर्मा जी ने रिजोल्यूशन पेश किया है वे उसको वापस ले लें, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि अमेंडमेंट के साथ कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसका ढंग अच्छा नहीं है। पहले ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। पैरा महोदय, अब अनाज की बारी आती है। देहात के अंदर ज़्यादा अनाज पैदा किया जाता है। यह भी ठीक है कि हिंदुस्तान एक खेतीहर देश है। अनाज की कीमत का सवाल है। कुछ यह उज्र किया जा रहा है कि कीमतें बढ़ाई जा रही है। गेहूं और दूसरे अनाज का खाने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं योजना आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, आप भले कीमतों को न बढ़ाएं, आप एक चीज़ तो ढूंढें कि जो अनाज है उसको पैदा करने में क्या खर्च पड़ता है। जिस तरह आप इंडस्ट्री के सिलसिले में कीमत लगाते हैं कि फला चीज़ को तैयार करने में इतनी कीमत पड़ी, इतना मुनाफा तो देना ही चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो जमींदार हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, उनको आप न पत्र भी न दें पर लेबर तो देंगे जितना खर्च पड़ता है, क्योंकि आपने मिनिमम वेजेज बना रखी हैं। इंडस्ट्री के लिए सब कुछ लगा रखा है। उसी तरह उसी हिसाब के मुताबिक अगर आप अनाज पर ही वह चीज़ लागू करें तो मैं समझता हूँ कि न दाम बढ़ाने का सवाल पैदा होगा, न ये सवाल पैदा होगा कि उपभोक्ता को बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वास्ते सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि उसकी कीमत तय करते वक्त यह चीज़ ज़रूर देखी जाए। इसके अलावा देहात के लोगों के लिए सड़कों का सवाल है। हिमाचल प्रदेश की बात मैंने अलग कह दी, बाकी जगह भी यह हालात है। देहात में कोई चीज़ पैदा कर दे, उसे शहर तक, बाज़ार तक लाना बहुत मुश्किल है। जैसा रतन स्वामी जी ने कहा, देहात की सड़कें ज़रूर बनानी चाहिए ताकि लोग आसानी से आ जा सके और जो उनकी पैदावार है उसको बाज़ार में ला सकें ताकि उनको उसकी कीमत मिल सके। तब तो कुछ देहात का भला हो सकता है, वरना देहात का भला इस तरह से नहीं होगा। देहात में कृषि अवश्य है, मगर क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि योजना आयोग से कि आज तक उन्होंने कभी यह सोचा है कि देहात के अंदर भी किसी कृषि कॉलेज की आवश्यकता है? होता क्या है, इन कॉलेजों में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय वे सब शहरों में हैं। उनमें से कौन लोग भर्ती होते हैं? वह
जिनकी पृष्ठभूमि खेती की नहीं होती, नतीजा यह होता है कि वे अपने फार्मूले लगाते रहते हैं। यह बीमारी हो गई है तो स्प्रे कर देंगे, खत्म हो गया तो घर को चले जाओ, पूर्ण विराम। डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी को ज्वाइन करें। वहाँ से आप इस डिक्टेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।